नमस्कार। आज हम भारत में जातिवाद का अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीति में जाति एक मुख्य कारक के रूप में विद्यमान है। 1970 में रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में ये तथ्य उजागर किया कि भारतीय राजनीति में जातिवाद एक मजबूत जड़ है, कारक है। अगर हम भारतीय राजनीति का तथ्यपरक अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि हमारे देश में बहुत से जातिगत संगठन हैं जो कि क्षेत्रीय सभा और समाज हैं जो अपना अस्तित्व रखते हैं। ये सभी संगठन और समूह दबाव समूह की समान भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है और उसी को वोट बैंक या मतकोष भी कह देते हैं। यही कारण है कि भारत की सभी पार्टियां उन सभी वर्गों को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाना चाहती है ताकि उनकी वोटों को आकर्षित किया जाए, तभी वे चुनावों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव से पूर्व टिकट बांटते समय चुनाव क्षेत्रों में जातिगत समीकरणों को देखा जाता है और बाद में जब मंत्रिमंडल बनता है उसमें भी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। अगर किसी मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने जातिगत आधार को ध्यान में नहीं रखा तो कभी कभी उसे विरोध का सामना भी करना पड़ता है। भारत के कई राज्यों में ऐसा हुआ है और भारत के केंद्र शासित में भी ऐसा हमें कई बार देखने को मिलता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या हिंदुओं की है। हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है। मनुस्मृति में भी वर्णाश्रम का वर्णन है और 4 वर्ग बताए हैं। इसलिए इस व्यवस्था को मनुवादी व्यवस्था भी कहते हैं, जिसमें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ग बताए हैं। लेकिन कालांतर में इन जातियों के भीतर भी असंख्य उपजातियाँ उत्पन्न हो गई है। इनमें कुछ जातियाँ अस्पृश्यता की शिकार रही, लेकिन कुछ जातियाँ पिछड़ी हुई मानी जाती हैं। मंडल आयोग ने 1980 में ऐसी जातियों की संख्या 4743 से बताई थी। यद्यपि हमारे संविधान में धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव वर्जित है, फिर भी सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ वर्गों के लिए SC, ST व OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है और यह गंभीर विषय होता जा रहा है। नेहरू के समय में केवल 2 ही वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया गया था, लेकिन 1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह लाभ OBC को भी दे दिया। इस संबंध में एक अन्य वर्ग ने भी आंदोलन चलाया और उन्हीं के साथ साथ ये लाभ अन्य पिछड़ी जातियों को भी प्राप्त हुआ और अन्य भी वर्ग हैं जो इसमें सम्मिलित होने के लिए समय समय पर आंदोलन करते हैं और सम्मिलित भी हुए हैं। भारत के महान समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवासन ने लिखा है कि नेहरू ने असमानता का रास्ता खोल दिया है और उन्होंने ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी मानो बोतल से जिन्न को मुक्त कर दिया। राजनीति का अर्थ है सत्ता के लिए संघर्ष। जैसा कि होब्स ने लिखा है कि सत्ता संघर्ष में विजयी होने के लिए तरह तरह के साधन अपनाए जाते हैं। यह मैकियावेली का चिंतन सार्थक हो जाता है, जिसने कहा था, मनुष्य को लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी साधन अपनाने चाहिए, वे चाहे उचित हो या अनुचित हो। अर्थात मैकियावेली कहते थे कि साध्य ही साधनों का औचित्य है। इसलिए हम देखते हैं कि अनेक दलों के नेतागण जातियों के माध्यम से सरकार के अंगों व जातिगत संगठनों दोनों ही तरफ यातायात में सम्मिलित रहते हैं। जातिगत संगठन सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकारी विभाग जाति आधारों पर लाभों का वितरण करते हैं। ये रजनी कोठारी हमने अपनी पुस्तक में भी लिखा है। जब 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया तब ये कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्षों तक चलेगी। अर्थात ये अल्पकालीन व्यवस्था थी, लेकिन इसे हर 10 वर्ष बाद
और अधिक 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था। यह निहित स्वार्थ का विषय भी बन गया है, क्योंकि जातियों को इससे लाभ हो रहा है और वे अब इसे छोड़ना भी नहीं चाहते। सभी राजनेता मतकोष की राजनीति से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये व्यवस्था बार बार बढ़ा दी जाती है। राजनीतिक प्रोत्साहन के कारण ही कुछ जातियों ने आक्रामक रुख अपना लिया है और उनकी ऐसी मांगें हैं कि किसी भी संगठन का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम, सरकारी संस्था का नाम, रास्तों का नाम उन नाम पर किया जाए, या किसी न्यायालय से मनु की मूर्ति, मतलब सबकी अपनी अपनी मांगे होती है। आरक्षित स्थानों पर लगी सीमा हटा देनी चाहिए। उदाहरण के लिए बालाजी केस 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल रिक्तियों के स्थानों के 50% से कम होनी चाहिए। यही निर्णय में इंदिरा साहनी केस, मंडल केस 1992 में दोहराया गया। लेकिन आरक्षण के पक्षधर यह मांग कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की डाली गई सीमा रेखा को तोड़ देना चाहिए और उसको बढ़ाकर 70% तक ले जाना चाहिए, जैसा कि तमिलनाडु में किया है। जाति का सकारात्मक या रचनात्मक पक्ष भी है। जातिवाद की राजनीति में कुछ सकारात्मक लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जिन पर दिल्ली विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री प्रोफेसर एड्रे बेटले ने विशेष प्रकाश डाला और उसको रजनी कोठारी ने स्वीकार कर लिया। उन लेखकों ने कहा कि लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों को सक्रिय होना चाहिए। जातिगत संगठन अपनी जाति के लोगों को राजनीति में सक्रिय रूप से आगे ला रहे हैं। इसकी वजह से भारतीय राजनीति की प्रक्रिया में सहयोग एवं टकराव का विचित्र मिश्रित लक्षण दिखाई देता है। यदि राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है तो उसमें सभी वर्गों की भागीदारी मिलनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का इसमें अद्वितीय योगदान है, जिन्होंने दलित जातियों को जागृत किया और अब वो देश की राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। ये हमें एक सकारात्मक पक्ष दिखाई पड़ता है। यदि हम इसका मूल्यांकन करें भारत में जातिवाद का या जातिगत व्यवस्था का, तो भारतीय राजनीति का तथ्यपरक अध्ययन ये दर्शाता है कि जातिवाद ने अनेकों बार गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न की है। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि एक समाज कल्याणकारी राज्य में सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। इसलिए अगर कुछ जातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई और वीपी सिंह ने भी उन्हें आगे बढ़ाया, तो इसे आशंका की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। धीरे धीरे देश का कल्याण होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और इससे जातिवाद के अवगुण दूर हो जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है समाज के सभी वर्गों का उत्थान व विकास हो। भारतीय राजनीति में जातिवाद के साथ साथ क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार जैसी भी कुछ समस्याएं हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।